हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका विजन प्लेसमेंट हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज लेके आया हूँ एक प्रोजेक्ट और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको आपके रिज्यूमे को बहुत स्ट्रांग करेगा। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ मशीन लर्निंग, एचटीएमएल, सीएसएस और थोड़ा सा फ्लास्क का यूज़ करके हमने प्रोजेक्ट बनाया है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में बेसिकली हम करने के वाले हैं। तो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट ये है कि जो भी फार्मर्स रहते हैं, तो आज के टाइम पे फार्मर्स क्या कर रहे हैं, उनके जो भी उनका खेत है, उनका फार्म है, वो उन पे जो भी क्रॉप लगाते हैं वो ऐसा पूरा सॉइल का टेस्ट करके और या कोई साइंटिफिक स्टडी करके नहीं लगाते। वो क्या करते हैं, सीधा अपना एक्सपीरियंस से या आजू बाजू नेबरहुड से पूछ के कोई भी क्रॉप जाके लगा देते। तो मैंने क्या सोचा, अगर समझ लो हम सॉइल की न्यूट्रिएंट चेक करें, सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स को चेक करके उनके हिसाब से अगर हम आप उन फार्मर्स को रिकमेंड करें कि आप अगर एक क्रॉप लगाओगे तो इस लैंड के लिए, इस सॉइल के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपका यील्ड बढ़ जाएगा। क्या रहता है कि हर एक क्रॉप के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो पूरा नहीं लगता। सपोज मेज के लिए, मेज है जो मक्का है, उसके लिए नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। तो हम मक्का का पिक जो खेत है वो उसी सॉइल में मक्का को उगाएंगे जिस सॉइल में नाइट्रोजन और पोटेशियम रहता है, फास्फोरस कम रहता है। तो बेसिकली ये है हमारा प्रोजेक्ट। तो मैं आपको एक बार आप हमारी वेबसाइट से गो थ्रू कर देता हूँ। तो एक इंटरफेस है होम पेज का। जैसे ही आप इधर प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें एक बेसिकली एक फॉर्म है। ज़्यादा कुछ टफ इंटरफेस नहीं है, हमने बहुत ही इसको सिंपल एज रखने का ट्राई किया है। इधर ए इनपुट लेगा, जैसा नाइट्रोजन का इनपुट लेगा, फास्फोरस, पोटेशियम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में है, सॉइल का पीएच और उस पर्टिकुलर एरिया का रेनफॉल, ये सब इनपुट लेके ये प्रेडिक्ट कर देगा। सपोज हम एंट्री करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, फिर टेम्परेचर की एंट्री कर देते हैं, फिर ह्यूमिडिटी की एंट्री कर देते हैं, फिर पीएच, और पीएच आपको पता है 0 to 14 के बीच में रहता है, और रेनफॉल भी डाल देता हूँ। तो जैसे ही हम प्रेडिक्ट और क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये प्रेडिक्ट करके आपको एक क्रॉप बता देगा जिस आपके सॉइल के हिसाब से आपको ग्रेप्स ग्रो करनी चाहिए। इसका मतलब इधर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू योर सॉइल न्यूट्रिएंट्स यू शुड ग्रो ग्रेप्स। मीन्स अगर आपके खेत में ये सब इतना परसेंट है, नाइट्रोजन 14 है, फास्फोरस 200 है, पोटेशियम और बाकी कुछ आपका रेनफॉल इधर 800 है, तो आपको कौन सा क्रॉप आपको उगाना चाहिए आपके खेत में, ये बता देगा। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट है। तो फिर चलते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक पे। पहले तो हम क्या करेंगे, पूरा आपको प्रोजेक्ट का फ्लो बता देता हूँ। पहले तो हम मॉडल क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है, पाइथन में रहने वाला है। उसको हम जुपिटर में पूरा स्क्रैच से बनाएंगे। तो आपको मैं डेटा सेट की लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उधर जाके पहले तो डेटा सेट डाउनलोड कर दो। तो उसके बाद हम जुपिटर में जाके डेटा सेट को इम्पोर्ट करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। उसके बाद 2-3 एल्गोरिदम लगाएंगे उन पे, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, और जो भी जिस एल्गोरिदम का बेस्ट आपको रिजल्ट होगा वो हम फाइनल कर लेंगे। और उसको फिर बाद में हम वीएस कोड में जाके उधर एचटीएमएल सीएसएस का कोड लिखेंगे, उधर फ्लास्क का कोड लिखेंगे, और उधर ही इंपोर्ट कर लेंगे हमारे मॉडल को, और उधर से डायरेक्ट हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले तो हम आपको बता देता हूँ, आपके पास जुपिटर नोटबुक होना चाहिए। तो पहले तो आप इधर न्यू पे क्लिक करके एक नई फाइल बना देना। आप देख सकते हो कि इधर नई फाइल बन गई है। तो उसके बाद आपको डेटा सेट को अपलोड करना है। मैंने ऑलरेडी मेरे सिस्टम में डेटा सेट को अपलोड करके रखा है, तो मैं इधर जुपिटर में भी अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के लिए आपको इधर अपलोड का बटन दिया गया है, आप अपलोड कर सकते हैं। मेरे मेरे इस जुपिटर में पहले से ही एक फ़ाइल पड़ी हुई है, इसलिए मुझे फ़ाइल रिप्लेस का पॉपअप आया है, लेकिन आपको नहीं आएगा। तो मैंने इधर अपलोड कर दी है, तो इधर नीचे आ गई होगी। मेरे पास बहुत फाइल्स है, इसलिए शायद यही फाइल है, क्रॉप रिकमेंडेशन डॉट CSV। तो इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ नेम, क्योंकि बाद में भूल जाऊँगा मैं, मेरे पास बहुत फाइल्स है। तो आप इधर क्लिक करके आपका प्रोजेक्ट का नाम कौन सा भी दे सकते हो। मैं सिर्फ क्रॉप दे देता हूँ। उसके बाद आप इधर कोड लिखने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कोड के तरफ। मैं कोड इधर आपके सामने ही लिखूँगा। तो पहले तो हमको डेटा क्लीनिंग, ज़्यादा कुछ नहीं है, डेटा पूरा क्लीन ही है, कुछ भी नहीं है, नल वैल्यूज़ वगैरह। तो मैं पहले तो पांडास को इंपोर्ट कर लेता हूँ।
और आपको पता ही होगा, और अगर पता भी नहीं है आपको, मशीन लर्निंग थोड़ी भी नहीं आती, थोड़ा बहुत आता है तो भी ये आपके लिए आसान रहने वाला है, क्योंकि मैं पूरा स्क्रैच से बताऊंगा। तो इधर हमने पांडास को इंपोर्ट कर लिया एज अ पीडी उसका नाम है। तो ये पांडास हमको डेटा क्लीनिंग में, डेटा इंपोर्टिंग में बहुत मदद करता है। तो पहले तो हम डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम डेटा का नाम रख देते हैं df pd डॉट, CSV फाइल है इसलिए मैं इधर रीड अंडरस्कोर CSV लिख रहा हूँ। अगर आपकी फाइल एक्सेल में है तो आप रीड अंडरस्कोर एक्सेल लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर फाइल CS में ही होती है, तो आप ज़्यादातर CS का यूज़ करेंगे। तो इधर df डॉट हेड करके एक फंक्शन रहता है, उस फंक्शन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे डेटा सेट के पहले 5 रो है, अगर अपने इधर कोई भी पैरामीटर नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले 5 रो हमको दिखा देगा। और हमने कौन सा भी इधर पैरामीटर पास कर दिया तो ये उतने रोज़ हमको दिखाएगा। सपोज़ हमने इधर 6 लिखा है तो ये 6 रोज़ हमको दिखाएगा। जैसे हम रन करते हैं, इसे आप देख सकते हो कि इधर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब आ गया। और ये जो लेबल है ना, ये आउटपुट है हमारा, यही प्रेडिक्ट होगा। देखो इधर लिखा है कि अगर आपको नाइट्रोजन 90 है, फॉस्फोरस 42 है, पोटेशियम 43 और ये ह्यूमिडिटी pH है, तो आपको राइस आप लेना चाहिए आपके खेत में। ये जो 2 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ना, ये क्यों आया है, क्योंकि मैंने अपलोड करते समय मेरे पास ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ था, फिर भी मैंने उस पे ओवरराइट कर दिया। तो ये ओवरराइट कर दिया इसलिए सम ऑफ द कॉलम्स है कि वो मैच नहीं हो पाए, इसलिए हम इधर 2 कॉलम्स ज़्यादा आ गए। उसमें भी कोई भी नल वैल्यू नहीं है, हम डायरेक्टली इधर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप कर लोगे तो आप में ऐसा कोई कॉलम्स वगैरह नहीं आएंगे, सीधा इतना ही डेटा आ जाएगा लेवल से इधर तक का। तो पहले तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो गाइस हमने इधर ये लाइन क्यों लिखी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो 2 कॉलम्स है, ये कॉलम्स ओवरराइट की वजह से आए हैं। मेरे पास ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट था, उसके बाद भी मैंने फिर अपलोड किया आपको दिखाने के लिए, तो ओवरराइट हो गया। तो ये मेरे को ड्रॉप करनी थी, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी कि df ड्रॉप ड्रॉप। और जो कॉलम्स ड्रॉप करने हैं उनके नेम्स, और एक्सिस इक्वल टू 1 मीन्स एक कॉलम्स है, रो नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट हमने अगर एक्सिस नहीं हम देते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रोज़ डिलीट कर देता है, रोज़ सर्च करेगा और रोज़ डिलीट कर देगा। लेकिन हमको कॉलम्स ड्रॉप करने हैं तो हमको इधर लिखना पड़ेगा कि एक्सिस इक्वल टू 1, इट मीन्स कि कॉलम ड्रॉप कर दो। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू क्यों लिखा है, तो पहली बात तो अगर हम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लिखते तो टेम्परेरी डिलीट कर देगा हमारे लिए, लेकिन जो परमानेंटली डेटाबेस में है, पूरे डेटा में पीछे जो कॉलम्स है वो उधर रहेंगे ही रहेंगे। तो मैं इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिख के क्या कर देता हूँ कि पूरा ही डेटाबेस में से ही वो 2 कॉलम्स हटा देता हूँ। तो अगर आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू ना लिख के इधर कौन से भी एक वेरिएबल में ये सब स्टोर कर देते तो भी चलेगा, लेकिन उससे क्या होगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि इन प्लेस इक्वल टू ट्रू ही लिखे, अगर आपको फिर बाद में उसका यूज़ नहीं करना हो तो। अगर इसलिए मैंने इक्वल टू इधर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिख दिया। तो अभी हम चेक करते हैं df डॉट हेड करके कि ये डिलीट तो हो गया है क्या। तो आप देख सकते हैं कि इधर ये 2 कॉलम्स जो पहले थे तो अब नहीं रहे, सिर्फ यही कॉलम रह गए। तो अब हम क्या करते हैं कि कोई सी भी नल वैल्यू हमारे डेटा में है या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं df डॉट इज नल करके। मैं आपको बता दूँ इधर कि सिर्फ आप इतना लिखोगे और रन करोगे तो ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देगा। इट मीन्स कि अगर आपके डेटा सेट में कोई भी नल वैल्यू प्रेजेंट है तो ये ट्रू बता देगा, और नहीं है तो फॉल्स बता देगा। सपोज मैं इधर रन कर देता हूँ तो देखो फॉल्स 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 है। इट मीन्स कि इतने जो भी आपको पार्ट दिख रहा है इस डेटा में तो कोई भी नल वैल्यू नहीं है। तो सपोज़ ये मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है काउंट करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉलम वाइज़ वैल्यू आ जाए। सपोज़ नाइट्रोजन में कितने नल वैल्यूज़ है, फास्फोरस में कितने हैं, पोटेशियम में कितने हैं। तो इसके लिए एक फंक्शन है डॉट सम, अगर आप लिखोगे आगे तो ये कॉलम वाइज़ वैल्यू बता देगा। देखो नाइट्रोजन में कोई भी नहीं है, फास्फोरस में भी नहीं है, पोटेशियम में भी नहीं है, और कौन से भी कॉलम में नल वैल्यू नहीं है, तो डेटा सेट पूरा क्लीन है। इसलिए तो मैंने बोला कि आपको बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, ज़्यादा कुछ डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस नहीं करनी पड़ती इधर। बट आप जैसे रियल लाइफ कंपनीज में जाओगे तो उधर बहुत बड़ा डेटा रहता है, उधर बहुत सारे अनक्लीन डेटा रहते हैं, तो आपको उधर क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने बहुत ही क्लीन डेटा लिया। तो इधर नल वैल्यू कोई भी प्रेजेंट नहीं है पहले तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे डेटा सेट के लिए। तो एक बार हम इनपुट करते हैं डेटा सेट का।
डेटा टाइप्स वगैरह कौन कौन सा है क्या है। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन में 2200 रोज़ है, उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है और इसका डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, 64 बिट का इंटीजर है। फॉस्फोरस का इंटीजर है, टेम्परेचर का फ्लोट है, ह्यूमिडिटी का भी फ्लोटिंग पॉइंट है और पीएच का भी फ्लोटिंग पॉइंट है। और लेबल का जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप मीन्स कि एक कैटेगरिकल वेरिएबल है, इसमें कैटेगरीज है। देखो आप इधर देख रहे होंगे कि इधर राइस है, उसके बाद फिर दूसरा कोई तो क्रॉप हो जाएगा। सपोज आपको मैं इधर बता देता हूँ, डी एफ डॉट टेल अगर मैं लिखता हूँ तो लास्ट के 5 रो इधर आ जाएंगे। तो ये देखो लास्ट के 5 रोज आ गए इधर। तो इस लास्ट के 5 रो का जो क्रॉप्स है, लेबल है, तो वो है कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। इट मीन्स कि ये जो है ना, ये कैटेगरिकल वेरिएबल में, इसमें कुछ तो कैटेगरीज होगी, जैसे कि हो सकता है कि राइस, मेज, उसके बाद बाजरा, सपोज कौन सी भी हो सकती है, व्हीट भी हो सकता है, इधर कॉफ़ी भी लिखा है, कॉफ़ी भी हो सकता है। इससे मेरे को लगता है 7 to 8 कैटेगरीज होंगी इधर। तो सपोज आपको देखना है कि लेबल कॉलम में कितने कैटेगरीज है, कितने टाइप के क्रॉप्स है। तो हम वो भी देख सकते हैं, आपको बता देता हूँ कैसे। अगर हम ऐसा लिखेंगे डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट देखिए, लेबल का नाम लिखेंगे तो ये पर्टिकुलर कॉलम का एक्सेस करेगा। पर्टिकुलर कॉलम मतलब अभी ये डी एफ डॉट लेबल को एक्सेस कर लेगा। डी एफ और डेटा सेट में, डी एफ डेटा सेट में जो भी लेबल कॉलम है उसको एक्सेस कर लेगा। तो इसमें से हमको जो भी कैटेगरी काउंट है वो हमें चाहिए, तो इसलिए हमने उस कॉलम को एक्सेस किया। उसके बाद हमने एक फंक्शन है वैल्यू काउंट्स करके, जो हमारे लिए वो काउंट कर देता है। तो देखो हम जैसे ही रन करेंगे तो इधर आ जाएगा कि जो भी राइस है उसको, उसका डेटा, उसके रो जो है वो 100 रोज़ है, मेज के रोज़ 100 रोज़ है, और ये जूट का रोज़ 100 है, कॉटन के 100, ये सब आ गए इधर। जो भी क्रॉप्स है वो कितने रोज़ के क्रॉप्स है तो ये आ गए इधर। तो उसके बाद डेटा तो पूरा पूरा क्लीन है, जैसे कि हमने डेटा क्लीनिंग की पूरी प्रोसेस कर दी। हमने ये वैल्यूज़ भी देख लिए कितने वैल्यूज़ है। हालांकि ये देखना पड़ता है क्योंकि जो डेटा बैलेंस है कि नहीं है हमको देखना पड़ता है। अगर डेटा बैलेंस नहीं होगा तो हमारा जो भी मॉडल है वो बायस्ड हो जाएगा उस ज़्यादा वैल्यू की तरफ, तो इसलिए ये देखना पड़ता है। तो इधर तो कोई अनबैलेंसिंग कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा बैलेंस डेटा सेट है, क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं, पूरा क्लीन डेटा सेट है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं डेटा स्प्लिट की तरफ। स्प्लिट करना पड़ता है हमको। तो देखो हमको एक्स और वाई में डेटा स्प्लिट करना है, तो वो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। पहले तो जो भी हमारा आउटपुट वेरिएबल रहता है वो हमेशा वाई वेरिएबल रहता है, जो हमको प्रेडिक्ट करना पड़ता है। इधर लेबल है वो हमको प्रेडिक्ट करना है, मतलब ये जो है ना ये वाई है, और ये जो बाकी के सभी कॉलम्स है, तो सभी वेरिएबल्स है वो एक्स वेरिएबल है। तो ये सब एक्स है और ए वाई है, हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि ये सब एक्स में आना चाहिए और ये वाई में आना चाहिए। तो इसके लिए मैं कर देता हूँ इधर। तो एक्स हमको कब आएगा, एक्स तभी आएगा जब इधर से ये लेबल जो कॉलम है ना वो हट जाएगा। अगर ये लेबल डिलीट ही कर दे हम इधर से तो बाकी का सब बचा हुआ एक्स ही है हमारा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ इधर कि जो भी ड्रॉप करके जो भी रह जाएगा इधर, लेबल को ड्रॉप करके जो भी रह जाएगा तो वो सब एक्स में स्टोर होगा। तो इसलिए मैं उधर लेबल को ड्रॉप करता हूँ। तो उसके लिए हमको कॉलम का नाम देना पड़ेगा, ये जैसे कि लेबल। और मैंने जो पहले ही बताया आपको कि हमको एक्सिस 1 देना पड़ता है कॉलम के लिए, और रो के लिए बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सिस 0 ही रहता है, तो कोई देने की कंपल्सन नहीं है। तो इधर मैं इन प्लेस इज़ इक्वल टू ट्रू नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि ये हम स्टोर कर रहे हैं इधर एक्स में। अगर मैंने इन प्लेस इज़ इक्वल टू ट्रू लिखा तो ये पूरा डेटा सेट में से ही लेबल गायब हो जाएगा, पूरा डिलीट कर देगा डेटा सेट में से ही। लेकिन मेरे को नहीं चाहिए, ये डिलीट नहीं मांगता, क्योंकि मेरे को ये बाद में स्टोर करना है वाई में, ये सब एक्स और ये वाई में स्टोर करना है। तो मुझे टेम्परेरी डिलीशन चाहिए, टेम्परेरी डिलीट करके एक्स में स्टोर होना चाहिए और डेटाबेस में वैसे ही रहना चाहिए। इसलिए मैंने इम्प्लिस इक्वल टू ट्रू इधर नहीं लिखा। लेकिन पिछली बार हमने जो भी ड्रॉप किया था तो उधर वो मेरे को कॉलम डेटा सेट में से ही हटाने थे, इसलिए मैंने इम्प्लिस इक्वल टू ट्रू लिखा था। तो ये था ए है एक्स, और वाई के लिए मैं अब जैसे इधर किया हमने ये पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस, तो वैसे ही इधर करेंगे। ये सिर्फ लेबल कॉलम को एक्सेस करेंगे वाई के लिए, बाकी कुछ हमको नहीं चाहिए वाई के लिए, क्योंकि वही हमारा आउटपुट है। तो जैसे इतना लिख के हम रन करते हैं तो अभी ये एक्स और वाई में डेटा सेट स्प्लिट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ एक्स डॉट इनफो करके।
तो देखो एक्स में इधर नाइट्रोजन फॉस्फोरस करके पूरा 6 कॉलम्स आ गए, मतलब 7 कॉलम्स आ गए, लेकिन वो लेबल नहीं आया क्योंकि लेबल हम इधर से ड्रॉप कर दिया है हमने, और वो वाई में चला जाएगा। देखो अभी वाई में लेबल होगा। तो हम जैसे ही वाई डॉट इन्फो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर वाई में सिर्फ एक ही है लेबल। तो ये सीरीज नेम लेबल इधर आया है और इधर ऐसे कॉलम्स में आया है, तो ये क्यों हुआ? तो देखिए हमने इधर क्या किया है, एक्स में वैल्यूज जो स्टोर किए हैं वो लेबल को डिलीट करके हमने एक्स में वैल्यू स्टोर की। तो हमने क्या किया, सिर्फ इधर क्या किया, एक्स की केस में सिर्फ हमने लेबल को ड्रॉप कर दिया और जो भी बचा हुआ है, जो भी ये सब बचा हुआ है, ये सब हमने एक्स में डाल दिया। लेकिन इधर हमने क्या किया है कि वाई को ऐसे एक्सेस किया है, डी एफ और स्क्वायर ब्रैकेट देखिए लेबल। तो हम जब भी ऐसा एक्सेस करते हैं तो वो सीरीज में डेटा हमको दे देता है। इसका जो डेटा टाइप है, इसका जो डेटा सेट का टाइप है पूरा डेटा सेट का, तो वो है डेटा फ्रेम। और इसका जो डेटा सेट का टाइप है वो है सीरीज। तो ये सीरीज है, अगर एक ही कॉलम होगा तो हम उसको सीरीज बोलते हैं, और मल्टीपल कॉलम्स है तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल डेटा सेट यानी कि डेटा फ्रेम बोलते हैं। तो ए वाई में और एक्स में स्प्लिट हो गया। अब हमको सीधा एल्गोरिदम को लगाना है। पहले तो हमको एल्गोरिदम लगाने से पहले हमको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये क्यों करना पड़ता है, तो देखो कि हमारा जो डेटा है वो अभी 2200 का डेटा है, जिसमें से कुछ डेटा हम ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। वो सपोज़ पर्टिकुलर 70% डेटा को यूज़ करके हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, और जो भी 30% डेटा रहता है फॉर एग्जांपल, उस 30% डेटा को यूज़ करके हम मॉडल टेस्ट करेंगे। मतलब कि उस 30% डेटा को इनपुट देंगे और देखेंगे कि वो आउटपुट एज़ दे रहा है कि नहीं, वो राइट दे रहा है या नहीं। वो एक्यूरेसी चेक करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो सॉरी, तो ये हमने इसलिए करते हैं कि जो भी हमारी एक्यूरेसी वगैरह चेक करना है वो आसान हो, इसलिए हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर देते हैं, जिसमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग को हम स्प्लिट कर देते हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में डेटा सेट को। तो चलो करते, और करने के लिए हमको स्केलर यानी कि साइकिट-लर्न लाइब्रेरी की यूज़ पड़ेगी। साइकिट-लर्न लाइब्रेरी, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के लिए हमको साइकिट-लर्न लाइब्रेरी की यूज़ करनी पड़ेगी। उसमें साइकिट-लर्न लाइब्रेरी में मॉडल सिलेक्शन बोल के एक मॉडल रहता है, उसको हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं इम्पोर्ट स्केलर डॉट मॉडल। आपको अगर ऑटो करेक्ट करना है जुपिटर में तो आप सिर्फ मॉडल लिख के टैब दबा सकते हो, तो ये सजेशन दे देगा आपको। ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि देखो मैं बता देता हूँ कि हमने तो पहले तो एक्स और वाई में डेटा को स्प्लिट किया। एक्स में जो भी इनपुट है हमारा आ गया, और वाई में जो भी आउटपुट है हमारा आ गया। तो हम एक्स और वाई ये स्प्लिट करने के बाद हमने ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना है। तो एक्स का ट्रेन टेस्ट अलग होगा और वाई का ट्रेन टेस्ट अलग होगा, क्योंकि हमको एक्स को इनपुट देना है और वाई एज आउटपुट आएगा हमको। तो इसलिए हम इधर हमको 4 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, और वैसे ही वाई के लिए वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। और आपको इधर ये इनपुट किया है तो उसको आपको रन करना पड़ेगा। उसमें आपको इनपुट देना पड़ेंगे एक्स और वाई, जो भी हमने स्प्लिट किए एक्स और वाई वो देना पड़ेगा। और एकदम वो हमने रैंडम स्टेट क्यों लिखा, मैं 1 मिनट बता देता हूँ आपको। तो सपोज हम इधर रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 1 ना लिखते तो ये क्या कर देगा कि जितनी बार हम बार बार रन करेंगे इस लाइन को, इस ट्रेन टेस्ट इस लाइन को रन करेंगे तो उतनी बार वो डेटा को चेंज कर देगा। सपोज कि पहली बार वो पहले कुछ तो रोज़ एक्स में डालेगा, ट्रेन में डालेगा, बाद में कुछ रो वाई टेस्ट में डालेगा, फिर कुछ रोज़ ट्रेन में डालेगा। तो ऐसा करेगा, हर बार वो चेंज रहता जाएगा। जैसे हम बार बार रन करेंगे तो उतनी बार ये चेंज हो जाएगा, तो उतनी बार हमारी एक्यूरेसी भी चेंज होगी हमारे मॉडल की। सपोज हमने मॉडल बनाया और फिर बाद में रन किया तो वो एक्यूरेसी चेंज कर देगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक्यूरेसी हमारी चेंज ना हो। एक बार हमने मॉडल बना दिया तो क्योंकि हमको वो वेबसाइट में भी यूज़ करना है, तो इसलिए एक बार हमने मॉडल बना दिया तो वो डेटा सेट को चेंज ना करे और उसकी एक्यूरेसी भी ना चेंज हो, इसलिए हमने रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 1 लिखा। उसके बाद इधर और एक
मतलब पैरामीटर रहता है, तो टेस्ट साइज करके तो टेस्ट साइज मतलब क्या है कि टेस्ट साइज मतलब हमको टेस्टिंग सेट में कितना डेटा को लेना है। सपोज मेरे को चाहिए कि 20% डेटा टेस्ट में चाहिए, इसलिए मैंने लिखा कि 0.2% जो डेटा है, 0.2 डेटा है, मतलब 20% जो डेटा है वो टेस्ट में होना चाहिए और बाकी का 80% हो वो ट्रेन में होना चाहिए, इसलिए मैंने इधर टेस्ट साइज लिखा। जैसे ही रन करोगे तो ये इसमें स्टोर हो जाएगा। देखते हैं एक एक करके। सपोज एक्स ट्रेन डॉट इन्फो हमने किया तो देखिए कि इधर 1760 रोज इधर आ गए, 1760 रोज इधर आ गए। हमारे पहला डेटा था 2200 का, उसमें से 1760 रोज इधर एक्स ट्रेन में आ गए और जो बाकी के बचे हुए थे वो एक्स टेस्ट में चले गए। और इधर आप देख सकते हैं कि इधर रेनफॉल तक का ही डेटा है, मतलब लेबल नहीं आया। तो मतलब हम एक्स को ही ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर दिया। सपोज मैंने एक्स टेस्ट को इधर एक्स टेस्ट डॉट इन्फो करके लिख दिया, तो 2200 में से जो भी रोज बचते हैं वो रोज इधर आ जाएंगे। देखो इधर 440 440 440। और वैसे ही अगर मैंने वाई ट्रेन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 1760 रोज वाई का आ गए, लेकिन एक ही कॉलम आ गया है लेबल। तो हालांकि आना था क्योंकि वाई में एक ही कॉलम था ना लेबल, तो इसलिए एक ही कॉलम आ गया और उसमें से भी 1760 रोज इधर आ गए और बाकी के 440 रोज वाई टेस्ट में चले गए। तो ये हमने कर दिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसके बाद बारी आती है कि हमको मॉडल लगाना पड़ेगा। उसके लिए सपोज हम 3-4 मॉडल यूज़ करेंगे, उसमें से जो भी अच्छा एक्यूरेसी देगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। पहले तो मैं सिंपल सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करूँगा, उसके बाद डिसीजन ट्री कर दूंगा और उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट कर दूंगा। तो पहले चलते लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन करके मैं बता देता हूँ। अगर आपको पता नहीं लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है तो मैं जल्दी मशीन लर्निंग पे एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए। तो तब तक के लिए आप किसी गूगल भी कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें डिफ़िकल्ट। अगर आपको पता भी नहीं है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि इधर मैथ्स की ज़रूरत कोई नहीं पड़ती। तो उसके लिए हमको वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो एल्गोरिदम है वो लीनियर मॉडल में पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने लीनियर मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो साइकिट लर्न लाइब्रेरी में लीनियर मॉड्यूल में हमारा ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिदम है, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। तो उसका हमको पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मॉडल इज इक्वल टू बाद हमको ट्रेन करना पड़ेगा। और देखो अभी ट्रेन करने के लिए हमको ट्रेनिंग डेटा सेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मॉडल को ट्रेन करना है तो हमको इनपुट आउटपुट दोनों भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेन कैसे होता है कि ए इनपुट होगा तो क्या आउटपुट होगा, ऐसे ट्रेन होता है। तो इसलिए हमको इनपुट और आउटपुट दोनों भी देने पड़ेंगे, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि हमको अभी इधर हम ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को, तो ट्रेन कर रहे हैं तो इसलिए हमको सिर्फ ट्रेनिंग सेट ही एज अ इनपुट इधर देना पड़ेगा मॉडल डॉट फिट में, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं, इधर टेस्टिंग नहीं कर रहे। तो इसलिए मैंने सिर्फ ट्रेन ही दे रहा हूँ इधर। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ कि ये अभी ट्रेन हो गया, देखो इधर आ गया। तो अभी सपोज हमको चेक करना है ट्रेन कैसे हुआ है, तो उसके लिए मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और अभी प्रेडिक्ट करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, अभी हमको प्रेडिक्ट करना है मतलब टेस्ट करना है, और टेस्ट हम करने के लिए टेस्टिंग डेटा सेट का यूज़ करेंगे। और टेस्टिंग डेटा में से भी हमको इनपुट जो है हमारा एक्स इनपुट है, तो सिर्फ हम प्रेडिक्ट करने के लिए एक्स एज ए इनपुट देंगे और जो आउटपुट आएगा उसको हम कंपेयर कर लेंगे वाई टेस्ट से, जो कि हमारा ओरिजिनल आउटपुट है। तो मैंने वाई टेस्ट दिया, मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ वाई प्रेड 1 बोल के, जो हमको कंपैरिजन करने के लिए आसान होगा बाद में। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ तो अभी ये जो भी वैल्यूज है प्रेडिक्ट करने के बाद आई हुई वैल्यू जो भी है वो इस वाई प्रेड 1 को एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक्यूरेसी स्कोर का यूज़ करेंगे, जो कि साइकिट लर्न में प्रेजेंट है ऑलरेडी।
स्केलर डॉट मैट्रिक्स में प्रेजेंट है शायद, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये मैं वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक एक्यूरेसी बोल के एक वेरिएबल में बना देता हूँ, फिर उसमें हमारा एक्यूरेसी स्कोर स्टोर कर देता हूँ। हमको बाद में दो एल्गोरिदम भी चेक करनी है तो कंफ्यूजन नहीं होगा हमारे लिए। तो उसमें हम वाइट टेस्ट जो कि हमारा ओरिजिनल है और हमारा प्रेडिक्ट करके आया हुआ जो भी है वो वाई प्रेड है, वाई प्रेड 1 है शायद, हाँ वाई प्रेड 1। तो क्या आ जाएगा, सपोज मैं इधर एक आपके समझ में आने के लिए एक लाइन भी लिखता हूँ कि लॉजिस्टिक एक्यूरेसी इज हम देख सकते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक्यूरेसी है 97%, जो कि बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है, क्योंकि इधर डेटा सेट पूरा क्लीन था, कोई भी आउटलायर्स नहीं थे, नल वैल्यूज़ नहीं थे, इनबैलेंसिंग नहीं था, बहुत ही आसान डेटा सेट था, तो इतनी अच्छी एक्यूरेसी आई है। लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल में इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आती और इतना डेटा भी इतना क्लीन और नीट नहीं रहता, तो आपको डेटा क्लीनिंग बहुत करनी पड़ती है। मेन बात तो डेटा क्लीनिंग भी होती है मशीन लर्निंग में। तो चलते हैं नेक्स्ट एल्गोरिदम की तरफ। हम नेक्स्ट एल्गोरिदम चेक करेंगे, यहाँ डिसीजन ट्री को चेक करते हैं, उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं कितनी आती है। तो इसके लिए हमको तो पहले तो डिसीजन ट्री को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो डिसीजन ट्री जो एल्गोरिदम है वो स्केलर की ट्री मॉडल में रहता है। हालांकि आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखने की, इजीली आप गूगल कर सकते हो। तो हमको जैसे ऊपर किया तो वैसे हमको इधर एक ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं मॉडल 2 बोल देता हूँ और उसमें ऑब्जेक्ट स्टोर कर लेता हूँ। तो जैसे ऊपर किया सेम वैसे ही हम नीचे भी करेंगे, इधर उसको ट्रेन करेंगे। तो मॉडल 2 डॉट फिट, ऊपर बोला कि ट्रेन करने के लिए हमको ट्रेनिंग डेटा सेट की ज़रूरत होती है और टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग की। तो यहाँ पर हम ट्रेन कर रहे हैं तो वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में लिख देता हूँ, और जो भी रिजल्ट आता है उसको हम स्टोर कर देते हैं वाई प्रेड 3 में। हमारा मॉडल ट्रेन होने के बाद इधर ट्रेन होगा, फिर उसके बाद वो प्रेडिक्ट कर लेगा वैल्यूज़। मॉडल 2 डॉट प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट करने के लिए जो भी इनपुट डेटा है वो टेस्ट डेटा होगा, और प्रेडिक्ट करने के बाद आएगा जो वो वाई प्रेड 3 में स्टोर हो जाएगा। तो चलिए रन करते हैं इसको। जैसे ही रन करेंगे तो इधर वाई प्रेड 3 में डेटा स्टोर हो जाएगा, जो भी हमारा प्रेडिक्शन है वो। तो फिर से हमको एक्यूरेसी चेक करनी है, तो इसलिए मैं कॉपी करके सीधा इधर पेस्ट कर देता हूँ एक्यूरेसी स्कोर के लिए। हालांकि ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, एक बार लिख दिया तो चलेगा। और इसका वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ और डिसीजन लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन एक्यूरेसी, डिसीजन एक्यूरेसी दे देता हूँ सिर्फ। और इसका भी वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा, वाई प्रेड 3 है इधर, और वाई टेस्ट रहेगा, और इधर डिसीजन तो आप देख सकते हैं कि डिसीजन ट्री की एक्यूरेसी 99.5% है, जो कि बहुत ही अच्छी है। इससे ज़्यादा एक्यूरेसी पॉसिबल ही नहीं है इससे मेरे को लगता है। लेकिन फिर भी हम रैंडम फॉरेस्ट के लिए चेक करते हैं, क्योंकि डिसीजन ट्री से भी बहुत पावरफुल वो एल्गोरिदम है रैंडम फॉरेस्ट। तो रैंडम फॉरेस्ट के लिए हम चेक करते हैं एक बार, फिर हम देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे कौन सी अच्छी है। तो रैंडम फॉरेस्ट जो प्रेजेंट है वो भी स्केलर में एनसेम्बल मॉड्यूल में है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक एनसेम्बल टेक्निक है, तो एक एनसेम्बल मॉड्यूल में प्रेजेंट है स्केलर डॉट, तो अभी सही है। तो जैसे ऊपर बनाया वैसे इधर हम इसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ट्रेन कर देते हैं मॉडल डॉट फिट करके।
जो भी प्रेडिक्शन है हमारा वो मैं स्टोर कर देता हूँ F4 में। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए कॉपी कर लेता हूँ मैं। बोलते हैं रैंडम एक्यूरेसी वाइब्रेड 4 है शायद, हाँ 4 है। इधर भी रैंडम फॉरेस्ट एक्यूरेसी, तो इधर भी रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी भी सेम आई है। रैंडम फॉरेस्ट एक्यूरेसी यस, सो रैंडम फॉरेस्ट की भी एक्यूरेसी सेम टू सेम ही आई है 99.54। तो हम कौन सा भी एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं डिसीजन ट्री के साथ जाऊँगा क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट थोड़ा टाइम लेता है ट्रेन होने में। तो अपन ने अब एल्गोरिथम बना लिया, एक मॉडल बना लिया। अब हमको क्या करना है कि उस मॉडल को सेव करना है किसी भी एक हमारे फाइल में, और वो फाइल हम वो मॉडल जो है जो फाइल में सेव किया है हमने, वो फाइल और मॉडल को हम VS कोड में यूज़ करेंगे। उधर फ्लास्क में क्यों यूज़ करेंगे, तो उधर हमारा HTML CSS है, उसके हिसाब से उसका यूज़ करके हम इनपुट ले सकते हैं एज अ फॉर्म में, जैसा कि हमने इधर जो फॉर्म है हम इधर इनपुट ले रहे हैं, ऐसा हम इनपुट ले सकते हैं। और जैसे हम प्रेडिक्ट क्रॉप करेंगे तो ये जो इनपुट है वो इनपुट इसमें जाना चाहिए, इसमें एज अ इनपुट जाना चाहिए। जैसे इधर ये सब इनपुट्स है, ये सब इनपुट्स इधर तक के, सो ये सब इनपुट जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम और रेनफॉल, ये सब उसमें जाना चाहिए। तो इसके लिए हमको VS कोड में चलना पड़ेगा, और VS कोड में हम डायरेक्टली ऐसे ही नहीं जा सकते। ये पहले तो इस मॉडल को जो भी हमने मॉडल, सो आप जैसे ही जॉबलिब को इंपोर्ट करेंगे तो पहले तो आपको फाइल नेम मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं फाइल नेम मेंशन करता हूँ क्रॉप ऐप। उसके बाद जॉबलिब डॉट डंप करके एक फंक्शन रहता है। जॉबलिब डॉट डंप क्या करता है कि जो भी आपका मॉडल है, जो भी आपने मॉडल बनाया है, उसको उस मॉडल को जो भी आपने फाइल में मेंशन की है उस फाइल में सेव कर लेते हैं। सपोज मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम डिसीजन ट्री को हम फाइनल मॉडल कर लेंगे। तो इधर डिसीजन ट्री का नाम हमने दिया है मॉडल 2। तो मैं इधर मॉडल डॉट डंप जॉबलिब डॉट डंप भी मैं वही करूँगा मॉडल 2 को, और करना किस में है, उस फाइल का नाम मेंशन करना पड़ेगा आपको। सो क्रॉप ऐप में करना है, तो क्रॉप ऐप का नाम, तो और इसको मैं सेव कर लेता हूँ ऐप में। सॉरी, सेव करना है जॉबलिब। तो जॉबलिब का यूज़ करके आपको हमारे मॉडल को सेव करना है। तो इसके लिए जॉबलिब डॉट डंप बोल के एक फंक्शन है, उसको पहले तो आपको मॉडल का नाम लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला कि हम डिसीजन ट्री को फाइनल मॉडल कर ले, तो उसका नाम पहले तो, उसके बाद हमको फाइल का नाम देना है। जो भी फाइल हम उसमें स्टोर करना चाहते हैं, उस फाइल का नाम हमको लिखना है। तो उस फाइल का नाम है क्रॉप ऐप, जैसे मैंने इधर मेंशन किया। तो जैसे हम उसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल इसमें सेव हो चुका है। तो अब सपोज आपको देखना है कि हमारा मॉडल अच्छे से सेव हो गया है या नहीं, तो आपको मॉडल को अभी अपने मॉडल को लोड करना है। तो इसके लिए भी एक फंक्शन है जॉबलिब डॉट लोड बोल के, और इसमें आपको आपकी फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। मेरी फाइल का नाम था क्रॉप ऐप। तो इधर ऐप में हमारा पूरा मॉडल आ चुका है, जो कि हमने मॉडल सेव किया था। सपोज हमको रैंडमली कोई भी इनपुट देके चेक करना है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हम सपोज एक एरे बना लेते हैं हमारे इनपुट का, A2D एरे होगा। सपोज जो भी इधर वैल्यूज़ है,
तो जो भी इधर वैल्यूज़ है जैसे कि 90, 42, 43 ये सब वैल्यूज़ हम हमारे मॉडल को दे देते हैं और देखते हैं कि वो अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं। तो सपोज़ है ये हमने इसका लेबल जो है राइस है एक्चुअली, तो हम देखते हैं कि हमारा मॉडल जो है तो वो कर रहा है या नहीं। तो इस सबको हम एरे में स्टोर कर लिए और जो भी हमने हमारा मॉडल लोड किया है इंपोर्ट किए ऐप में, तो अभी उसको रन करने का टाइम आएगा है। तो हम उसको रन करते हैं ऐप डॉट प्रेडिक्ट करके, क्योंकि ये मॉडल ही है, सिर्फ हमने नाम चेंज किया है। तो इसलिए जो जैसे हमने ऊपर लिखा था मॉडल 3 डॉट प्रेडिक्ट, जैसे ही हमको लिखेंगे ऐप डॉट प्रेडिक्ट। ये ऐप नथिंग बट कि वो मॉडल ही है, लेकिन हमने उसको इस फाइल में सेव किया है, इसलिए अभी हमने इसको ऐप नाम दिया है। तो ऐप डॉट प्रेडिक्ट में से ऐप डॉट प्रेडिक्ट लिख के उसको इस एरे को हम इसमें पास कर लेंगे एज ए इनपुट। सपोज इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ वाइब्रेट 5 में, और अभी वाइब्रेट 5 को ऐसे में तो आप देख सकते हैं कि राइस आ गया, यानी कि हमारा जो मॉडल है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। देखो इधर भी राइस था पहले इनपुट में, और हमारे मॉडल ने भी प्रेडिक्ट करके राइस ही दिया है। तो इसका मतलब है कि हमारा मॉडल बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो ये थे हमारी मशीन लर्निंग का पार्ट, हमने पूरा मॉडल बना दिया और मॉडल बन के रेडी हो गए। अब हमारा सिर्फ यूआई का पार्ट बचा है, यानी कि सिर्फ फ्रंट एंड और थोड़ा सा बैक एंड का पार्ट, फ्लैश का पार्ट, उतना ही बचा है। तो ये हम देख लेते हैं। पहले तो हम इसकी पूरी प्रोसेस जान लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है, एक बार एट अ ग्लांस कर लेते हैं। तो पहले तो हमने पांडास को इंपोर्ट किया, जो कि हमारे डेटा क्लीनिंग और डेटा इंपोर्टिंग के लिए मदद कर रहा था, इसलिए हमने इसको इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने डेटा सेट को लोड किया, क्रॉप रिकमेंडेशन डॉट सी एस वी बोल के हमारे डेटा सेट की फाइल पड़ी थी इसमें, उसको हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने थोड़ी सी डेटा एनालिसिस की, थोड़ी सी मतलब कुछ भी नहीं की, सिर्फ देखा हमने कि क्या है डेटा सेट में। इधर देखा कि पहले 5-6 रो प्रिंट करके देखे क्या है उसमें। तो ये 2 कॉलम्स हमको नहीं चाहिए थे, इसलिए इधर ड्रॉप किए उन कॉलम को। उसके बाद हमने नल वैल्यूज़ वगैरह है या चेक किया वो, हमने देखा कि कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है। उसके बाद हमने जो आउटपुट है उसमें कितने रोज़ है हर एक कैटेगरी में, वो हम चेक किए। तो आप देख सकते हैं कि 100 रोज़ ईच कैटेगरी में है। उसके बाद हमने एक्स और वाई में डेटा को स्प्लिट किया, फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, और उसके बाद हमने 3 एल्गोरिदम लगाए, जिसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट था। डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी सेम ही थी, इसलिए हमने डिसीजन ट्री को ही फाइनल मॉडल एज कंसिडर किया, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है एज कम्पेयर टू द डिसीजन ट्री। फिर उसको मॉडल को हमको सेव करना था हमारे लोकल सिस्टम में, इसलिए हमने जॉबलिप को इम्पोर्ट किया। जॉबलिप के लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके हम मॉडल को सेव कर सकते हैं हमारे लोकल फाइल में। हमने एक फाइल नेम बता दिया हमको, फाइल नेम था क्रॉप ऐप। उसके बाद जॉबलिप डॉट डम्प करके हमने क्रॉप ऐप फाइल में हमारे मॉडल 2 जो कि है डिसीजन ट्री का मॉडल, उसको हमने इसमें सेव कर लिया क्रॉप ऐप फाइल में। उसके बाद हमको देखना था कि एक्चुअली मॉडल सेव हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो उसको लोड कैसे करें। इधर हमने जॉबलिप डॉट लोड करके फाइल का नाम लिख के हमने मॉडल को भी लोड कर लिया ऐप वेरिएबल में। उसके बाद हमने रैंडमली इनपुट डाल के चेक किया कि ये एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं। तो हमने पहली रो एज अ इनपुट दी और हमने देखा कि ये बहुत अच्छे से एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा है, उसने राइस एज अ आउटपुट दिया। तो चलते हैं अभी यूआई की तरफ, HTML CSS की तरफ।